हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, व्यापक अध्याय प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। कम से कम हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस सेट होगा, 2 दिन सामाजिक अध्ययन का क्लास होगा, 2 दिन साइंस का क्लास होगा। ठीक है, अब आप लोग का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे चलेंगे। 2 दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, 2 दिन सामाजिक अध्ययन की क्लास चलेगी, 2 दिन साइंस की चलेगी। हफ्ते में 6 दिन क्लास होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने का। तो चलिएगा, आज भी हम लोग व्यापक अध्याय जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ गए हैं। जैसे कि कल आपको बताया था कि मार्केट बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने लगे हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो हमने अगर आपको बोलेंगे कि प्रैक्टिस सेट लेना बोल के, तो फिर आप लोग का 400-500 रुपये का बजट बैठ जाएगा, फिर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग ने जितना भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट से सभी को मंगा लिया है, और हमारा भी प्रैक्टिस सेट है, उनमें से जो भी जितना इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम लोग आपको करवा देंगे यहीं पर। ठीक है, चलेगा। तो देखते हैं, आज हम लोग लिए हैं हिंदी लिए हैं। कल बाल विकास का हुआ था, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिन लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आपके कल बाल विकास में थे। मैक्सिमम 29 गया है किसी का रिजल्ट, 30 में 29 गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिएगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक पल इंपॉर्टेंट है। आप लोग केवल सेल्फ स्टडी के भरोसे मत बैठिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन उसको समय रहते चेक कर लीजिए और व्यापम पे आधारित है कि नहीं, व्यापम के पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी है कि नहीं। ठीक है, जो हमारे इस बैच में होता है, ठीक है, सहायक शिक्षक बैच में केवल आपका 699 799 रुपीज़ फीस है। इसमें कंप्लीट आपका आज से लेकर सीजी टेट के पेपर के साथ ही साथ जब तक टीचर भर्ती का पेपर नहीं होगा तब तक कंटिन्यू हम आपको कराएंगे पूरा, चाहे 10 बार सिलेबस हो जाए, ऐसा हम लोग का बैच रहता है पूरे जवाबदारी के साथ। तो जिन लोग भी नहीं जुड़े देख लीजिएगा, 75 83 86 44 61 इसमें कॉल या SMS करके तत्काल जुड़ जाइए, एक एक दिन वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, इतना लाखों रुपये खर्चा किए, डेट बेट में 1-2 नंबर से चुक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हिंदी की क्लास। बार बार पछतावे से बेहतर है जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। ठीक है, चलिए शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में एक बार, ज़्यादा लोग जुड़ा करें तभी मज़ा आएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आएंगे। क्योंकि ये फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ से यहाँ तक अब मैं इसको जूम करूँगा तो इधर कट जाएगा, इसीलिए आपको छोटा दिखाई दे रहा है। तो जिन लोग को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, आप लोग रोटेट मोड में देखिएगा क्लास, उसमें भी लाइव चैट का ऑप्शन आता है साइड में, उसमें से लाइव चैट किया करें। ठीक है, और दूसरा ध्यान से सुना करें, तब आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा, आप लोग अपना जो 480p क्वालिटी है, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं वैसे क्वालिटी बढ़ता है, 480p या 720p करके देखिए तो बढ़िया से दिखेगा। आधा घंटे की क्लास होनी है। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपके साहित्य से है। ठीक है, कुछ पत्रिका से पूछते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कवि वचन सुधा। ध्यान से सुनिए, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो भी आपको समझ में आएगा। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है। ठीक है, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो पूरा बताइएगा, अंतिम तक जुड़े रहिएगा। लाइव चैट में ऑन कर लीजिए, उसमें बताइएगा 31 का ए आएगा चाहे बी। कल 30 तक कर लिए थे। ठीक है, 31 का ए आएगा चाहे बी आएगा। चल जल्दी जल्दी बताइए, जो भी आएगा ABCD करके कमेंट कीजिए फास्ट। सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मज़ा आएगा। और डेली 9 PM में आप लोग जुड़ ही जाया करें। ठीक है, कोई एक भी दिन मिस मत करना, इसमें आपका ही बेनिफिट है ना। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया होगा। चलेगा, बहुत फास्ट करेंगे, शुरू है, थोड़ा सा वेट कर रहे थे थोड़ा सा सभी लोग जुड़ने का, और जिन लोग भी जुड़े हैं पूरा अंतिम तक जुड़िएगा। ठीक है, चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक पत्रिका आई थी कवि वचन सुधा, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर आपका, आनंद मठ के रचयिता कौन है? ये सभी को पता होगा, आनंद मठ, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नसरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं आएगा, आपको पता है। इन दोनों में कई लोग का कन्फ्यूजन होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए आनंद मठ किसका है? जल्दी बताएंगे, फास्ट बताएंगे। 32 का आंसर क्या होगा? आनंद मठ किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वंदे मातरम के रचयिता बताएंगे, फास्ट करेंगे, लास्ट में बताएंगे आपको कितना सही हुआ।
मैं आपको बोला था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा उनको लास्ट में मेरे द्वारा कुछ प्रैक्टिस सेट भी अलग से दिए जाएंगे। इसीलिए लास्ट में जितने लोग भी जुड़े हैं सभी को ख़त्म होने के बाद लास्ट कमेंट में वापस जाने के बाद कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में आपका नाम और कितना सही हो ये लिखा करें डेली, ताकि हमको भी पता हो कि आप लोग कितना नंबर पा रहे हैं, क्या स्थिति परिस्थिति, क्या सुधार करना है। ठीक है जी, चलेगा। तो जल्दी बता दीजिए वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सभी को पता है कौन है जी वंदे मातरम के रचयिता? बताइए बताइए, जल्दी कमेंट करिए तभी मज़ा आएगा। तो कौन है वंदे मातरम के रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लेंगे। तो इसके भी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन 34, नासिकेटोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। देखिए ध्यान से देखेंगे, नासिकेटोपाख्यान, ठीक है, उच्चारण देख लीजिएगा। इसका लल्लू राम का है, सदा सुखलाल का है, सदल मिश्र का है, इंसा अली खां का है, इंसा अल्लाह खां। बताइए नासिकेटोपाख्यान, नया क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र का। याद रखेंगे नासिकेटोपाख्यान सदल मिश्र का है। ठीक है, चलिए 35 देखेंगे। इनमें कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? शकुंतला पाठक, मंडोवर का वर्णन, सिंहासन बत्तीसी, पैताल पच्चीसी। 2-3 क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं, इसीलिए इसको डाल दिए हम लोग, जो आपके व्यापम के लिए इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम में कभी कभी पूछा गया, ऐसे ऐसे को सम्मिलित किया जाता है। चलिए बताइएगा लल्लू राम की रचना कौन सी नहीं है? तो ये है मंडोवर का वर्णन, ये नहीं है। बाकी 4 याद कर लीजिएगा, 3 याद कर लीजिए। शकुंतला नाटक किसका? लल्लू लाल का है। सिंहासन बत्तीसी किसका है? लल्लू लाल का है। बैताल पच्चीसी किसका है? लल्लू लाल का है। लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था तो मंडोवर का वर्णन, ये नहीं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ में प्रयुक्त कीजिए। एक मुहावरा आता है, आपको बहुत सारा मुहावरा मैं करवाया हूँ, नहीं देखे होंगे। हिंदी की क्लास देख लीजिए, हिंदी की पूरी क्लास आपको करवा दी गई है, प्ले लिस्ट में है। तो ढिंढोरा पीटने का क्या अर्थ होता है? खेल कराना, प्रचार करना, वाकपटु होना, डिंग हाँकना। जल्दी बताइए, ढिंढोरा पिटवा दीजिए, पूरे गांव गली में बोलते हैं ना, तो क्या होता है उसका मतलब? ऑप्शन में भी प्रचार करना। तो ढिंढोरा पीटना का मतलब होता है प्रचार करना। चलिए आगे देखते हैं 37। महावीर में कौन सा समास है? बताना आपको महावीर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, महावीर में समास बताना है। दिगु, कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष। महावीर, जल्दी बताएंगे महावीर में कौन सा समास है? फास्ट आंसर करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। याद रखेंगे महावीर में कौन सा समास है? कर्मधारय। 38 क्वेश्चन, दुष्कर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दुष्कर बताइएगा, दुष्कर, दुष्कर में कौन सी संधि है? बताइए जल्दी, फास्ट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दू, धन का करके होता है, दू करके होता है, धौल विंडू के साथ, मतलब विसर्ग संधि है। ठीक है, तो 38 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेली 9 PM में जुड़ जाया करें, कुछ ना कुछ क्लास हम लोग डेली कराने की कोशिश करें, चाहे थ्योरी क्लास हो चाहे प्रैक्टिस सेट। तो आपको बता दिया गया है कि सोमवार मंगल हफ्ते में 2 दिन आपका कम से कम प्रैक्टिस सेट होगा, 2 दिन सामाजिक अध्ययन की क्लास होगी, 2 दिन साइंस की क्लास होगी। ठीक है, ताकि सभी लोग का कवर होते रहें। ठीक है, और बैच में जितने भी टेस्ट बचा हुआ था मुगल काल का, आज टेस्ट डल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज टेस्ट डलेंगे, कल नहीं डल पाया था, प्रैक्टिस सेट के कारण ही नहीं डल पाया था। तो आज टेस्ट डलेंगे सभी बैच में, जो पेंडिंग टेस्ट हो गए थे वो आज डलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राखन हार में प्रत्यय बताइए। राखन हार में आपको प्रत्यय पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे। राखन हार में प्रत्यय हार, ई, अक, आक। जल्दी बताएंगे 39। तो इसका हो जाएगा राखन धन हार, लास्ट में क्या हार आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, राखन हार में कौन सा प्रत्यय? हार प्रत्यय है, हार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। जय, इनमें से किसका विलोम है? तो आपको बताना है जय का विलोम, पराजय, विजय, हानि, लाभ। बताना है जय का विलोम कौन सा है, जल्दी बताएंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 40, जय का विलोम। तो जय का विलोम क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पराजय। याद रखेंगे ये 40 से क्या हो जाएगा? ए, जय का विलोम क्या होगा? पराजय। ठीक है, चलिए 41 देखेंगे। तलवार का पर्यायवाची है, जल्दी बताएंगे तलवार का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन है करवाल, समाघात, तुरीण और ईसुधी।
चार ऑप्शन है। तलवार का पर्यायवाची आपको बताना है, जल्दी कमेंट करेंगे। जिनको दिखने में समस्या होगा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा भाई। टाइपिंग इसी पैटर्न में हुआ है कि हमको थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि लंबा हो गया है, ठीक है। 41 का बताएंगे, जल्दी बताएंगे। तो ये होता है करवाल, यह करताल भी होता है, ठीक है। हो सकता है यह टाइपिंग मिस्टेक हो, देख लीजिएगा। करवाल भी होता है, करताल भी होता है, याद रखेंगे करताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 42, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। 42 देखेंगे। 42 शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द सही है? लिखा है पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनराविचार, पुनः विचार। देखिए पुनर्विचार लिखना है आपको, तो कौन सा वाला सही जल्दी बताइए। 42 का आंसर करेंगे। पुनर्विचार कैसे लिखते हैं? फास्ट करेंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। लास्ट में अपना नंबर बता के जाइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 में। अच्छा CGTET के पैटर्न पे बनाए 30 क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। आपके शिक्षक वर्ग में 25 क्वेश्चन आते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। वर्ग 3 वर्ग 2 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। CGTET शिक्षक भर्ती, जल्दी बताएंगे। पुनर्विचार कैसे लिखते हैं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए पुनर्विचार, याद रखेंगे, इसको ऐसे ही लिखते हैं पुनर्विचार। ये आपका सही वर्तनी है पुनर्विचार का, ठीक है। चलिए 43 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, करण, संप्रदाय। तो पढ़ के देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो करण में आ रहा है, अपादान से, दोनों में आ रहा है। अब दोनों में से कौन से वाले में साधन के अर्थ में प्रयोग होता है ये बताना है आपको मेन। तो देखिएगा, अलग होने का अर्थ आएगा, किसी भी चीज़ से अलग होने का तो अपादान होता है, ठीक है। लेकिन साधन के रूप में करेगा जैसे से, तो ये करण के रूप में होता है। करण साधन के रूप, किसी भी चीज़ से, मतलब राम ने तलवार से मारा, तो से साधन से मार रहे ना उस चीज़ से, तो करण आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 43 का होगा ऑप्शन नंबर सी करण। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। परिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी बताएंगे जल्दी। कल्प वृक्ष किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान से जल्दी कमेंट करें और देख लीजिएगा भाई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिन लोग भी हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं, प्रैक्टिस है डेली टारगेट टेस्ट सीरीज से, वो जुड़ जाइए क्योंकि आपके एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी पढ़ो टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे एक साथ मिक्स वाले सब्जेक्ट वाइज, तब वहाँ पे आपका बेहतर रिजल्ट मिलेगा, शानदार। जिन लोग भी टेस्ट दिला रहे हैं उनका भी शानदार रिजल्ट आ रहा होगा, धीरे धीरे सुधार होते जा रहा होगा, एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा होगा, ठीक है। तो जिन लोग भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, मत देखिए 500-700 रुपये फीस को, ठीक है। और पूरा आपका पेपर तक रहेगा ना। जल्दी बताएंगे, इसका आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे यार। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। परिजात भी बोला जाता है, कल्पतरु भी बोला जाता है, देववृक्ष भी बोला जाता है। मेन पेड़ को बोला जाता है कल्प वृक्ष, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद बताइए। विधन उत्पत्ति, व्यय धन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति। जल्दी बताएंगे कौन सा वाला आएगा। 4 ऑप्शन। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद आपको बताना है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी बताएंगे, फास्ट करेंगे। बिल्कुल व्युत्पत्ति सही होगा ऑप्शन नंबर ए विधन उत्पत्ति, याद रखेंगे। उत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या? विधन उत्पत्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। व्युत्पत्ति का होता है विधन उत्पत्ति। 46 से देखेंगे, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब मातृभाषा को उसका रास्ता नहीं बनाता, मतलब मातृभाषा से नया भाषा नहीं सीखेंगे बोलते हैं, उसको साइड कर दो, सीधा दूसरी भाषा सीखो बोलता है। द्विभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। जल्दी बताएंगे। 46, तो 46 आएगा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि बोलता है कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है, सीधा हमको डायरेक्ट दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देना है, तो दूसरा को हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम क्या प्रयोग होता है? भाषा के समझ का, ध्वनियों का, निर्थक शब्दों का और है शुद्ध उच्चारण का। कोई बच्चा कोई भाषा सीखता है, क्या करता है? अधिग्रहण करता है, एक्विजिशन। तो सबसे पहले वो क्या चीज़ का प्रयोग करता है ये बताना है आपको। ध्यान से सुनिएगा, छोटा दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एक बालक में अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम किसका प्रयोग होता है? भाषा समझ का, ध्वनियों का, निर्थक शब्दों का, शुद्ध उच्चारण का।
तो किसका प्रयोग होता है सबसे पहले? तो भाषा के समझ का। पहले बच्चा सीखता है ये अ है, ये आ है, तभी तो उसके बाद वो भाषा सीखेगा। तो सबसे पहले भाषा की समझ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसका ध्वनि सीखेगा, इसको अ बोलते हैं करके। पहले अ किसको बोलते हैं, ये भाषा तो समझेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा समझ का। ठीक है, 47 का हो जाएगा ए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से क्या वाचन की क्रिया का एक सोपान नहीं है? वाचन की क्रिया का कौन सा एक सोपान नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मतलब उसका कौन सा प्रकार नहीं, ये बताना है। प्रस्तावना वाचन, मौन वाचन, इनमें से कौन सा वाचन का एक सोपान नहीं है? बताइए। पेडोलॉजी क्वेश्चन है, बताइए वाचन। तो देखिए आदर्श वाचन होता है, सही है। अनुकरण वाचन होता है, ये भी सही है। मौन वाचन भी पढ़े, ये भी सुन। प्रस्तावना वाचन तो नहीं पढ़े यार, तो यही आएगा। अभी तक किसी भी बुक में पढ़े होगे क्या आप लोग? इतना सारा टेस्ट दिलाया हो पेडोलॉजी का, कहीं आया क्या प्रस्तावना वाचन शब्द? नहीं आना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आपके वाचन की एक सोपान नहीं है, प्रस्तावना वाचन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। वाक्य रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। आज नहीं तो कल सबको जाना ही है, देने वालों की कमी नहीं, लेने वालों की पात्रता चाहिए, ज्ञान सीमाहीन है किंतु आयु सीमित है, दरअसल में मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दरअसल में मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दरअसल में मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, ये भी ठीक लग रहा है। चलिए बताइए कौन सा अशुद्ध है? 49 जल्दी कमेंट करेंगे। आज नहीं तो कल सबको ही जाना है, सही है भाई। ज्ञान सीमाहीन है किंतु आयु सीमित है, ये भी सही है। देने वालों की कमी नहीं, लेने वालों की पात्रता चाहिए, ये भी सही है। दरअसल मैं यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं दोनों में दिक्कत जा रहा है, तो यही गलत है। दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पाया बोलते तो भी सही था, मैं बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? किस चीज़ में, मतलब व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देते, व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, आगमन निगमन विधि में, भाषा संसर्ग में। तो व्यवहारिक पक्ष में किस में ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग? जल्दी बताएंगे 50 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए विधियों में तो हमको व्यवहारिक में नहीं जाते, सैद्धांतिक ही देते हैं, उदाहरण देते हैं, ये सब समझाते हैं, नियम कानून सूत्र निकालते हैं आगमन निगमन दोनों में। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में इसमें व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 का, भाषा संसर्ग विधि। आगे देखते हैं 51। भाषा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से दृश्य श्रव्य उपकरण है, मतलब देखेंगे भी सुनेंगे भी, दृश्य श्रव्य दोनों, रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, ग्रामोफोन। बताइए 51 का बताएंगे फास्ट आंसर। जल्दी बताएंगे। दृश्य श्रव्य उपकरण, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर दिया है जी। अब टेलीविज़न भी है, दूरदर्शन भी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए, क्योंकि टेलीविज़न भी दृश्य श्रव्य, उसमें भी देखते सुनते हैं, दूरदर्शन को भी टेलीविज़न ही बोला यार, उसमें भी देखते सुनते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं जिसको विलोपित करना पड़ता है। चलिए छोड़ दीजिए उसको, एक क्वेश्चन विलोपित हो गया, या ये दोनों सही आंसर है, बी वाले भी सही है, डी सी वाले भी। ठीक है, दूरदर्शन टेलीविज़न दोनों ही श्रव्य दृश्य उपकरण है। ठीक है, टेलीविज़न में भी देखते सुनते हो ना। चलिए 52 देखेंगे। व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक होता है, यह कथन से आप व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों होता है क्या? पूर्णतः सहमत है, अंशतः सहमत है, बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत है भी और नहीं भी? बताइए व्याकरण व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक दोनों होता है कि बताइए क्या आपके राय में क्या सही है? बिल्कुल पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याकरण व्यवहारिक भी होता है तथा सैद्धांतिक भी होता है, नियम कानून भी पढ़ते हैं, उसको जीवन में लागू करके, दैनिक जीवन से लागू करके भी उदाहरण देखते हैं। चलिए 53। भाषा शिक्षण के दौरान निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता? मैं बोला हूँ नहीं आता, वहाँ पे गोला घेर दिया करें। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। व्याकरण सिखाना है, ठीक है, किसी बच्चे को व्याकरण सिखाना है तो आप किस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे? व्याकरण के लिए नहीं किया जाता, बताइए। बिल्कुल सूत्र विधि आप करते हैं, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, लेकिन प्रयोगशाला विधि नहीं करती है, तो केवल साइंस में होता है, केवल विज्ञान विषय के लिए प्रयोगशाला विधि होता है। प्रयोग विधि अलग हो गया, प्रयोगशाला विधि अलग हो गया। प्रयोगशाला मतलब किसी उपकरण के माध्यम से प्रयोग
शाला में बैठ के जो प्रयोग करते हैं उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। प्रयोग विधि अलग है ना, प्रयोगशाला विधि अलग है। तो ये प्रयोगशाला विधि केवल साइंस सब्जेक्ट में, विज्ञान में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। उक्त परिभाषा किसने दिया? ध्यान से सुनिएगा, वाचन की परिभाषा के बारे में पूछा है। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। वाचन एक ऐसा साधन है जिससे बालक या संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान से परिचित हो सकता है। किसने बोला है? वेस्ले, लुइस, पियाजे, स्किनर। चलिए जल्दी बताएंगे, फास्ट। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस। लिख के रख लीजिएगा। लुइस ने बोला है वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं 55। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य आधार किस स्तर पर होता है? त्रिभाषा, तीन भाषाओं में पढ़ाने वाला, तीन भाषा ज्ञान होने वाला। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य आधार किस स्तर पर होता है? माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। त्रिभाषा सूत्र सुने हो, किस स्तर में उसका ज्ञान होना चाहिए? त्रिभाषा सूत्र 55 का आंसर करेंगे बिल्कुल माध्यमिक स्तर पर। यहाँ रखेंगे त्रिभाषा सूत्र का मुख्य आधार माध्यमिक स्तर होता है। 56 भाषा शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसके समय जो विषय वस्तु के सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन को क्या बोलते हैं? गहन अध्ययन, सूक्ष्म व विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण, बृहत शिक्षण। जल्दी बताएंगे। भाषा शिक्षा के दौरान विषय वस्तु के सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन को गहन अध्ययन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। लास्ट टाइम कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 30 में आपके कितने सही हुए? ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं 57। हिंदी भाषा शिक्षा के दौरान निम्न चिन्हों में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? हिंदी शिक्षा में किसका प्रयोग नहीं होता बताइएगा? विसर्ग होता है ना, अनुनासिक होता है, अनुस्वार होता है, तथ एव चिन्ह। तो नाम से स्पष्ट हो गया यार, तथेव चिन्ह कभी पढ़े हो क्या? हिंदी में नहीं पढ़ते तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 बताएंगे। देखिए ना ऑप्शन इतना दूर कर दिया है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसी पैटर्न में प्रैक्टिस सेट बना हुआ है इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसको क्या है, ऐसे छोटा रूप में रहता है ना तो आपको बड़ा जूम करते पड़ता है। अब ऐसे हम जूम कर रहे हैं तो ये कट जा रहा है। ठीक है, किसी अवस्था में के अनुकरण को कहते हैं। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। किसी भी अवस्था के अनुकरण को क्या कहते हैं? संवाद, नाटक, रूपक, इनमें से कोई नहीं। कोई भी अवस्था का हम लोग अनुकरण करके दिखाते हैं ऐसा तो उसको क्या बोलते हैं? समझ गए होंगे, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, नाटक। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहते हैं। 59 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा मौन वाचन की आवश्यकता नहीं होती? लेखन में, पठन में, कविता में, निबंध में, किसमें मौन वाचन की आवश्यकता नहीं होती? 59 जल्दी बताएंगे। लेखन में होता है, लिखेंगे तो आप चुप रह के लिख सकते हो। पठन में भी होता है, मौन पठन करते हो आप लोग। निबंध में भी निबंध लिखेंगे तो भी आप चुप रह के लिख सकते हो। लेकिन कविता कैसे पढ़ोगे यार? कविता तो बोल के पढ़ा जाता है, गाया जाता है कविता, तो किसमें मौन वाचन की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर सी, कविता में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। किस भाषा में सबसे अधिक कौशल संभव है? सबसे ज़्यादा कौशल किसमें संभव है? मातृभाषा में, अंग्रेजी में, लैटिन भाषा में, संस्कृत में। सबसे ज़्यादा कौशल किसमें विकसित कर सकते हो आप लोग, ये बताना है आपको। स्वाभाविक सी भाषा है यार, जो भाषा आपको शुरू से आता है एकदम एक्सपर्ट हो। किसमें एक्सपर्ट होते हो? देश छत्तीसगढ़ी हम बात करते हो, देश छत्तीसगढ़ी, तो इसी में ही सबसे ज़्यादा कौशल है। ऐप बाय शब्दों का प्रयोग करते हो आप लोग, तो मातृभाषा ही आएगा। जिस भाषा में बच्चा शुरू से ही सीखा रहता है, घर की भाषा होता है, उसको मातृभाषा बोलते हैं। इसी में ही सबसे ज़्यादा वो कौशल विकसित कर सकता है। इसीलिए तो आजकल बोल रहे हैं नई शिक्षा नीति कि पहली से 8वीं तक के पूरा मातृभाषा में शिक्षा देना है करके। ठीक है, तो ये हमारे 60 क्वेश्चन हुए पहले प्रैक्टिस सेट का। तो आपको बताना है 30 क्वेश्चन अभी हिंदी के थे, 30 में आपको कितने सही हुए और नाम लिखिएगा अनिवार्य रूप से, ताकि हमको पता चल पाए कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है, कौन कौन कितना नंबर है। आप सबको जानते हैं हम लोग, नाम से याद है सबका। ठीक है, रोल नंबर वाइज यहाँ सेव है, आप मैसेज करते हो तो हमको भी डायरेक्ट आपका नाम, रोल नंबर के पास पूरा डिटेल मिल जाता है। ठीक है, और जिन लोग भी अभी तक नहीं जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीजी टेट वाले भी अभी भी जुड़ जाइए। ठीक है, 20, 23, 24, 25 दिन में है, अभी 25 दिन में भी आपका सीजी टेट का बहुत सारा दोनों बैच से कवर हो जाएंगे। 1299 वाले बैच ज्वाइन करेंगे, सीजी टेट जिनका क्लियर नहीं हुआ है बहुत सारे आपका कवर हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही देगा 20 दिन 25 दिन प्रैक्टिस करने में।
और बाकी वो उसके बाद वो आपका पूरा चलेगा शिक्षक भर्ती तक। तो निसंकोच जुड़िए, ये मत सोचिए कि CGT तो एक ही महीना बचा है, अभी एक महीना नहीं, शिक्षक भर्ती तक बैच चलना है, साल भर भी लग सकता है, कोई भरोसा नहीं कब वैकेंसी आएगा कब पेपर, लेकिन एक एक दिन कीमती, जो आज अभी पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन आएगा। बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपका D.ED में लाखों रुपये खर्चा किया, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, मिट्टी की तरह मिल जाएगा अगर आपका 1-2 नंबर कम हो गया। ठीक है, फिर गया आपका 4 से 5 साल भर्ती दोबारा आना नहीं है, आपको पता है एक गवर्नमेंट में एक बार आ जाती है, बहुत है। तो देख लीजिएगा जिनको ज्वाइन करना 699, 799, 1299 तुरंत। पिछले बार हम लोग को आपको पता है बहुत शानदार इसी रणनीति में 200 प्लस चयन हुआ हमारे बैच में 12,000 शिक्षक भर्ती में। ठीक है, सबका आपका फोटो भी हम लोग ने डाला था, पूरा डिटेल भी डाला था, देख लीजिएगा। तो बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए। आपका नाम इस बार आना चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। तो हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। तुरंत व्हाट्सअप कीजिए, डेमो ले लीजिए, दिलाग ले लीजिए, टेस्ट किस पैटर्न में होता है, क्या क्या सुविधाएं सब देख लीजिए। हर चीज़ सुविधा हम आपको दें, जो बोल रहे हैं वो दे रहे हैं। बोले प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, चलिए प्रैक्टिस सेट यूट्यूब में करा दीजिए, क्लास दे दीजिए, क्लास करवा दीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्लास आपके हमारे प्ले लिस्ट पर, प्ले लिस्ट से जाइए देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की ऑल द बेस्ट। देखते हैं कल सामाजिक अध्ययन की क्लास होगा या साइंस का, दोनों में से एक क्लास होगा। 2 दिन आपका कोशिश करेंगे, हफ्ते में 2 दिन आपका प्रैक्टिस सेट, 2 दिन SST की क्लास, 2 दिन आपके साइंस की क्लास। SST क्लास भी आपको साइंस वालों को देखना है, क्योंकि आपके सामान्य अध्ययन 20 नंबर के आपके शिक्षक भर्ती में रहेंगे। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, सभी का व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग हमारे बैच वाले हैं सबका स्टेटस दिखता है, शेयर किया करें यार क्लास, तभी हम लोग और मोटिवेट होकर और बेहतर बेहतर क्लास लाएंगे, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट करवा देंगे आपको। ठीक है, चलेगा, थैंक यू। कमेंट करेंगे सभी लोग, जाइए अपना नंबर और कितना सही हुआ कमेंट कीजिए। चलिए भाई जाइए तो बाहर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।